me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली इन तीनों को ही होश आ जाता है। इस पॉइंट पर जो गोकू है वो एकदम से चिल्लाता है कि आखिर मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। वेजिटा ये पूरी तरीके से ब्लैंक था। इस पॉइंट पर ब्रोली एकदम से अपने सर को हाथ लगा लेता है। ब्रोली इस पॉइंट पर चीखता है कि आखिर ये था क्या, आखिर मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। फिर वो इस पॉइंट पर एकदम से उसके सामने के 3 कैडेट्स को देखता है। ब्रोली एकदम से एक कैडेट की तरफ भागता है पर ब्रोली उसे छू भी नहीं पाता। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो गहरी सांस लेता है और गोकू, ब्रोली इन दोनों से ही कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने बड़े इडियट्स होगे। ज़रा तुम खुद ही सोच लो, हमने सबसे पहले सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बैटल करी, फिर हमने काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल माने जाने वाले एंजल से बैटल करी, हमने इस चीज़ को वापस एक बार दोहराया भी, और हमने ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स को फेस किया है जहाँ पर हम सीरियसली गॉड्स के खिलाफ थे। इस पॉइंट पर जो गोकू और ब्रोली है वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचते हैं और यहाँ पर जो गोकू है वो यहाँ पर कहता है, तो वेजिटा तुमने जो कहा मैं इस चीज़ को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूँगा। वेजिटा इस पॉइंट पर कहता है कि ये लोग डीमंस हो सकते हैं या फिर डेविल्स। इस पॉइंट पर जो ब्रोली है उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। ब्रोली इस पॉइंट पर एक काफ़ी ज़्यादा गहरी सांस लेता है और वो ये रियलाइज़ करता है कि जो एक्रिस के अंदर डीमन है, मे बी वो डीमन ब्रोली के अंदर जो डीमन है उससे लिंक करता हो। इस वजह से जो ब्रोली है वो एकदम से चीखता है और कहता है, मैं अब खुद की जान ले लूँगा। ब्रोली ने अपने हाथ में एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक बना लिया था। वो इस अटैक को सीरियसली अपने हार्ट की तरह कर देता है। इस पॉइंट पर वो जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था वो एकदम से बीच में छलांग मारता है और ब्रोली के उस अटैक को पहले तो वैनिश करता है और यहाँ पर वो ब्रोली को कुछ टाइम के लिए नॉक कर देता है। वो इस पॉइंट पर एक गहरी सांस लेता है और वो ब्रोली के माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है कि उसने सेकंड्स में इस डिसीजन को कैसे लिया, और तब वो ये रियलाइज़ करता है कि ब्रोली के बेटे के अंदर जो डीमन है, ब्रोली को ऐसा लगा कि अगर वो खुद मर जाएगा, उसके अंदर जो डीमन है वो मर जाएगा, तो फिर एक्रिस के अंदर जो डीमन है वो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि ये दोनों लिंक हो सकते हैं। इस पॉइंट पर ब्रोली बस नॉक हुआ है, वो मरा नहीं है, और यहाँ पर जो ब्रोली है वो फिर से उठने की कोशिश करता है और उसके अंदर कामयाब हो जाता है। इस पॉइंट पर वो जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो कहता है कि ये कर कर तुम बस अपने बेटे के लिए और चीज़ों को बद से बदतर कर रहे हो, तुम्हारे बेटे को इससे काफ़ी बड़ा लॉस होगा। इस पॉइंट पर वेजिटा यहाँ पर काफ़ी सारी अजीब चीज़ें कह रहा था, जैसे कि मेरे अंदर जो डीमन है मैं इसे 100% बाहर निकालूंगा, इसे ख़त्म कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो गोकू है और ब्रोली है वो दोनों यहाँ पर वेजिटा की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तभी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर एकदम से वेजिटा के सामने आता है। वो कहता है, सर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वेजिटा कहता है कि मेरे अंदर जो डीमन है, आखिर तुम एक्सप्लेन करो कि वो मेरे अंदर आया कैसे। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो मेरे सामने से हट जाओ। इस पॉइंट पे वेजिटा के सामने जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो कहता है, तो आप लोग हमारी बातों को नहीं मानोगे, हमें अभी आपको प्रूफ देना ही होगा, और आपके सामने हमारी आइडेंटिटी को छुपाकर कोई प्रॉफिट नहीं है। ये कहकर वो एकदम से अपने आप को रिवील करता है। इस पॉइंट पर वो रिवील करता है कि हाय, मेरा नाम है कॉर्विस, और जिस स्पीशीज़ से आपके ओमनी किंग बिलोंग करते हैं, मैं उस स्पीशीज़ का फर्स्ट क्रिएशन था, उसकी फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट मेंबर, और आप ये कह सकते हो कि मैं काफ़ी सारे कामों में एक्सपर्ट हूँ, आप मुझे कॉर्विस बुला सकते हो। इस पॉइंट पर ब्रोली के सामने जो कैरेक्टर था वो भी अपने आप को रिवील करने का डिसीजन लेता है। वो इस पॉइंट पर गहरी सांस लेता है और कहता है, अगर तुमने अपने चेहरे को दिखा दिया है तो फिर मुझे भी अपने चेहरे को दिखाने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल हम इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स से जानते हैं। फिर हम जान पाते हैं कि ये है द ट्रू सुप्रीम क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल एंड मल्टीवर्स। ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं हूँ द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ सुपर ड्रैगन बॉल्स। मेरा नाम है जालमा और आप मुझे जालमा बुला सकते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो मर्नो है वो एकदम से हर किसी के सामने आता है।
मरनो यहाँ पर गोकू वेजिटा ब्रोली इन तीनों से ही कहता है, अगर तुम लोग शांति से हमारी बातें सुनोगे तो मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो गोकू की तरफ देखता है और कहता है, तुमने जिसे डीमन या फिर डेविल का दर्जा दिया है वो कभी डीमन या फिर डेविल था ही नहीं। उसकी सोल इतनी ज़्यादा प्योर थी कि उनके सामने जो एंजल्स है वो भी करप्ट लगे। उनकी स्ट्रेंथ के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और सबसे बड़ी बात, वो असल में सेकंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़र है। उनकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो इतने ज़्यादा प्योर गॉड थे और तुमने उन्हें डीमन या फिर डेविल का दर्जा दे दिया। और वो एक सुप्रीम गॉड थे और वो तुमसे लिंक्ड है। असल में तुम ये कह सकते हो कि मैं अब तक का सबसे ज़्यादा करप्ट एंजल था। मुझसे ज़्यादा डेंजरस कोई भी नहीं था। और तब उनकी मुलाकात मुझसे हुई। उन्होंने मुझे बताया कि प्योरिटी क्या होती है। मेरा नाम मरनो, जिसे हर कोई फॉलन एंजल के नाम से जानता है। मैं असल में सुप्रीम सुपर सैयन गॉड यामोशी, इनका गार्डियन एंजल हूँ। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो मोनितास है वो एकदम से क्लैप करता है। फिर वो यहाँ पर वेजिटा की तरफ देखता है और कहता है, तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसे तुम डीमन या फिर डेविल कह रहे थे वो आखिर था कौन। इस पॉइंट पर जो मोनितास है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वेजिटा जिसे डीमन बुला रहा था वो असल में सेकंड सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो एक क्रेजी लेवल पर थी। अगर स्पीड की बात करें तो फिर वो सुपर सैयन गॉड यामोशी की बेसिक अल्ट्रा इंस्टेंट के थोड़ा सा नीचे है। पर हाँ, अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो फिर वो सुपर सैयन गॉड यामोशी से थोड़े से ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा ईगो यूज़र है। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो एक कैरेक्टर है ब्रोली, वो काफ़ी पीसफुली बैठा हुआ था कि तभी सारे कैरेक्टर्स उसकी तरफ देखते हैं। और यहाँ पर जो मोनितास है, मरनो है और जालमा है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि लॉर्ड अकुमो यहाँ पर ब्रोली की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर चुके हैं। फिर तभी जो जालमा है वो एकदम ध्यान से देखता है और यहाँ पर वो कंफर्म होता है कि नहीं, यहाँ पर लॉर्ड अकुमो ने ब्रोली की बॉडी पर टेक ओवर नहीं किया है। ब्रोली ये सिंपल रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो जालमा है वो कहता है, यहाँ पर तुम तीनों जिन्हें गॉड्स कह रहे हो वो एक सुप्रीम गॉड है और ब्रोली के अंदर जो गॉड है वो एक अलग ही लेवल पर है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं हूँ द ट्रू सुप्रीम क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूरे के पूरे कॉस्मोस को मैंने ही क्रिएट किया है। पर काफ़ी लंबे टाइम पहले मैं तुम्हारे कॉस्मोस को, यूनिवर्स 7 को खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करने वाला था। इस पॉइंट पे गोकू, वेजिटा, ब्रोली ये तीनों एकदम से शॉक हो जा रहे थे। बट यहाँ पर जो चीज़ जालमा ने कही है उस चीज़ को सुनकर गोकू, वेजिटा ये सबसे ज़्यादा शॉक होते हैं। मतलब कि द ट्रू क्रिएटर ऑफ सुपर ड्रैगन बॉल वो सीरियसली यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने निकले थे। यहाँ पर वो ये एक्सप्लेन करते हैं, जालमा इस पॉइंट पर ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब वो यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करने वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। और वो है सुपर सैयन गॉड और फर्स्ट सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहने वाले लॉर्ड अकुमो की। लॉर्ड अकुमो ये स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा इंस्टेंट यूज़र, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्ट्रा ईगो यूज़र है और लेजेंडरी सैयन का भी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इन्हें फादर ऑफ ऑल सैयन्स का टाइटल मिल चुका है। यहाँ पर जब इनकी बैटल जालमा के साथ होती है तब लॉर्ड अकुमो सीरियसली अपने एक पंच की मदद से जालमा को पूरी तरीके से नॉक कर देते हैं और वो जालमा को सारी चीज़ें ठीक करने को कहते हैं। और यहाँ पर वो जालमा को एक दूसरा चांस देते हैं। इस पॉइंट पर जो मोनिटास है वो यहाँ पर कहता है, तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर इसके लिए तुम तीनों को ही एक काम करना है। वो है कि तुम तीनों को हमें टेक डाउन करना है 1v1 बैटल के अंदर। यहाँ पर जो गोकू, वेजिटा, ब्रोली है वो लोग यहाँ पर इस बारे में सोचते हैं, पर मोनिटास कहता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम हमें नहीं हरा सकते, तो तुम्हें यहाँ पर ट्रेन ही करना होगा। और जब तुम लोग हमें हराओगे तब हम तुम्हारे लिए खुद गेट खोलेंगे, वरना हम भी इस गेट से बाहर नहीं जा सकते। फिर मोनितास एकदम से एक बार क्लैप करता है। उसके क्लैप करने की वजह से होता ये है कि एकदम से 3 चेयर्स आती है। ये तीनों उस चेयर पर बैठ जाते हैं और वो चेयर हल्की हवा में फ्लोट करती है और गोकू, वेजिटा, ब्रोली इनके नीचे की ज़मीन एकदम से एक बैटल अरीना में कन्वर्ट होने लग जाती है। और तभी उस बैटल अरीना में काफ़ी सारे बींग्स यहाँ पर समन होने लग जाते हैं और ये लोग इतने ज़्यादा ओवरपावर्ड थे कि ये सीरियसली ग्रैंड प्रिंस के लेवल के भी ऊपर है।
और यहाँ पर गोकू वेजिटा ब्रोली रियलाइज़ करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये उनके ट्रेनिंग के लिए है और गोकू एकदम से एक फाइटिंग स्टांस बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूनिवर्स 6 का रूम। यूनिवर्स 6 के रूम के अंदर चीयर लीडर काफ़ी पीसफुली सोई हुई थी कि एकदम से टर्लस उस रूम के अंदर एंट्री लेता है। टर्लस ने सारी चीज़ों को देख लिया, मतलब कि जो भी यूनिवर्स 6 के मॉडल्स हैं वो सभी ट्रेनिंग करने चाहते हैं सिवाय केल की मास्टर के, और टर्लस यहाँ पर एंट्री लेता है ताकि वो केल की मास्टर से इम्पोर्टेंट बात कर सके। बट तभी एकदम से उसे ऐसा फील होता है कि उसके आसपास किसी ने सांस ली है और यहाँ पर वो एकदम से उठ जाती है और जो टर्लस है वो ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ था। इस पॉइंट पर जो केल की मास्टर है वो एकदम से टर्लस की तरफ देखती है और यहाँ पर उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि टर्लस यहाँ पर क्या कर रहा है। और टर्लस यहाँ पर एकदम से आता है और कहता है मुझे तुमसे काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो उसके सामने एकदम से मैरिज प्रपोजल को रख देता है। वो इस पॉइंट पर कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यहाँ पर वो जो कैरेक्टर है वो हल्की सी शॉक होती है, बट फिर वो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस लेती है और कहती है ठीक है, सबसे पहले तुम अपना पास बताओगे कि अब मैं अपना पास बताऊँ। यहाँ पर जो टर्लस है वो कहता है कि तुम्हें मुझे अपना पास्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास्ट को सीरियसली काफ़ी लंबे टाइम पहले से जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम सेंस की किस कैटेगरी में आती हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लैनेट सडाला में तुमने इन टेक्निक्स को कैसे सीखा। इस पॉइंट पर वो हल्की शॉक होती है, बट हल्की शॉक होने के बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होती है। वो इस पॉइंट पर कहती है तो ठीक है, आप मुझे अब अपना पास्ट बताइएगा। और यहाँ पर उसका जो आंसर है वो उसके पास्ट के रिलेटेड ही होने वाला है। अगर उसका पास्ट अच्छा होगा तो हाँ है, वरना ना है। और यहाँ पर टर्लस एकदम से उसे अपने पास्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और वो जो कैरेक्टर है वो टर्लस के पास्ट को समझने की कोशिश करती है, पर वो सीरियसली कुछ भी नहीं समझ पाती। पर वो ये रियलाइज़ करती है कि टर्लस एक लॉयल कैरेक्टर है, इस वजह से वो यहाँ पर एक सवाल करती है कि तुम गोहान के लिए इतना स्ट्रिक्ट कैसे हो। वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा जो है वो है कैकेरॉट, दूसरा है रेडेट्स जो असल में मेरा सेकंड ब्रदर है, और उसके बाद आता हूँ सबसे छोटा मैं। अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, अगर हम यहाँ पर कैकेरॉट के बेटे की यानी गोहान की बात करते हैं तो वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा वीक था। यहाँ पर एक छोटा बच्चा तक उसकी जान ले सकता था और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। पता है क्यों? अगर रेड्स का बेटा गलती से भी गोहान के बारे में जान जाता है तो वो उसकी जान का दुश्मन बन सकता है, क्योंकि वो बचपन से एक सेन एम्परर बनना चाहता था और वो उसके लिए ट्रेन भी करता है। अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो उसने 3-4 सेन एम्परर्स की जान लेने की कोशिश करी थी और वो ऑलमोस्ट उसके अंदर कामयाब हो गया था। अगर उस दिन मैं ना होता तो काफ़ी बड़ा सीन बन जाता। सीरियसली 4 सेन एम्परर्स की डेथ हो जाती और वो वीकेस्ट 4 सेन एम्परर्स मिलकर अकेले उससे बैटल कर रहे थे। तुम अंदाज़ा लगा लो वो कितना पावरफुल हो सकता है। इस पॉइंट पर केल की मास्टर इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, पर हाँ इसके बदले में उसने काफ़ी सारी शर्तों को रखा है टर्लस के सामने, और टर्लस ने भी काफ़ी सारी शर्तों को रखा है चीयर लीडर के सामने, मतलब कि केल की मास्टर के सामने। इन लोगों ने सारी ही शर्तों को मान लिया है, काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्कशन कर लिया है और अब ही इन लोगों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। तभी जो टर्लस है वो एकदम से कहता है क्या तुम रेडिट्स के बेटे राघव से एक बार मिलना चाहोगी या फिर उसे देखना चाहोगी। यहाँ पर वो हाँ करती है और जो टर्लस है वो उसे कहता है चलो मेरे रूम में। जब ये दोनों उसके रूम में चले जाते हैं तब टर्लस कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है रागा के साथ। जब केल की मास्टर फर्स्ट टाइम रागा को देखती है तो वो पूरी तरीके से शॉक थी, क्योंकि यहाँ पर जो रागा है उसकी एज गोहान की जितनी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मिलियन ईयर्स तक जिया हुआ कोई एक एम्परर है। और यहाँ पर जो रागा है उसकी जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा डीप भी थी, जो और भी ज़्यादा डरावनी थी। और फिर रागा एकदम से अपनी नज़र बैकग्राउंड में मारता है और तब जब वो उस फीमेल कैरेक्टर को यानी कि चीयर लीडर को देखता है तब उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह जाती है। वो इस पॉइंट पर पूरी तरीके से शॉक था। वो इस पॉइंट पर एक शब्द कहता है और वो था मॉम। यहाँ पर जो चीयर लीडर है और जो रागा है ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ लग रहे थे। चीयर लीडर इस रीज़न की वजह से कन्फ्यूज़ है कि कोई अननोन कैरेक्टर उसे एकदम से मॉम कैसे भूल सकता है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो यहाँ पर कहता है रागा ये असल में तुम्हारी आंटी है ना कि तुम्हारी मदर।
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारी जो आंटी है इसके डीएनए काफ़ी हद तक तुम्हारी मदर से मैच करते हैं, ऑलमोस्ट 95%। तो फिर तुम इसे माँ से भी बुला सकते हो। अगर तुम इसे चाची बुलाओगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। वो इस पॉइंट पर एकदम से सवाल करती है कि आखिर मेरे जेनेटिक्स इसके मदर के जेनेटिक्स से इतने ज़्यादा मैच कैसे हो सकते हैं। अगर 10% मैच हो जाए तो फिर भी हम कह देते हैं कि ये दोनों रिलेटेबल है। 95% मैच हो गए, इसके पीछे क्या रीज़न बनता है और आखिर तुम्हें कैसे पता कि हमारे जेनेटिक्स इतने ज़्यादा मैच हुए हैं। यहाँ पर जो रागा है वो कहता है कि अंकल ने अगर ये कही है तो कोई ना कोई रीज़न होगा। तो अंकल हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो टर्लस है वो रिप्लाई करता है। इस पॉइंट पर जो टर्लस है वो यहाँ पर कहता है ये सारा खेल है पॉसिबिलिटीज़ का। अगर मैं एक कार्ड का बॉक्स लेता हूँ और उसे 7 बिलियन टाइम शफल करता हूँ तो फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि 2 बारी कार्ड का जो पूरा ये है मतलब कि जो उसका फॉर्म है वो रिपीट होगा। और ये 7 बिलियन में भी एक बार होता है। मतलब कि तुम्हारे जो जेनेटिक्स है वो उसके जेनेटिक्स से मैच हो गए। और ये एक कोइंसिडेंस है जो बिलियंस या फिर ट्रिलियंस में एक होता है। जितना डिफरेंस रह गया है वो डिफरेंस असल में टेल की वजह से रह गया है। अगर तुम्हारे पास टेल होती तो मे बी तुम 100% उसकी मदर के डीएनए से मैच कर जाती। यहाँ पर जो चेयर लीडर है वो पूरी तरीके से स्पीचलेस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक। और तभी टर्लस एकदम से एक बार चुटकी बजाता है और यहाँ पर चेयर लीडर की वाकई में टेल आ जाती है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, आखिर रागा नाम का ये जो कैरेक्टर है क्या ये वाकई में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये गोहान की जान ले सकता है। और यहाँ पर चीयर लीडर के जो जेनेटिक्स थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे बस उस टेल के ना होने की वजह से। अब यहाँ पर टेल भी आ गई है तो फिर अब में भी वो जेनेटिक्स 100% मैच कर रहे हो। तो आखिर अब सीरीज़ में आगे क्या होने वाला है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। आज के वीडियो का लाइक है 150 लाइक्स का। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलना। लास्ट वीडियो पर तुम लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया कि मैं ऑसम कमेंट्स को पिक ही नहीं कर पाया।